नमस्कार साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज यानी 18 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2024 है, यह हाल ही में 17 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका जो विषय है फ्रेंड्स, वो है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, साथ ही साथ न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना। अभी तक जो जितने भी अक्टूबर में दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2024 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई, जबकि 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया, जबकि 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जबकि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया गया, जबकि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को है मानद डॉक्टरेट की उपाधि से ये अल्जीरिया ने सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 15 अक्टूबर 2024 को अल्जीरिया में राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपको बता दें यहाँ पर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के दौरे पर है। वह पहले चरण में अल्जीरिया जाएंगी, फिर मॉरिटानिया और फिर आखिरी चरण में मलावी का दौरा करेंगे। अभी तक जो अल्जीरिया की यात्रा हुई है उसकी प्रमुख बातें क्या है वो जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 15 अक्टूबर 2024 तक अल्जीरिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थी। इनका स्वागत अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस के हवाई अड्डे पर अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने द्वारा किया गया। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू को अल्जीरिया के वैज्ञानिक और तकनीकी केंद्र शहीद इयादुद्दीन अब्देल हाफिज विश्वविद्यालय द्वारा राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कोर्ट के आदेश पर न्याय की देवी की मूर्ति से पट्टी हटा दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्याय की देवी की मूर्ति से पट्टी हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पारंपरिक न्याय की देवी, जिसे आमतौर पर आंखों पर पट्टी बांधे तराजू और तलवार के साथ चित्रित किया जाता है, एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरी है। इसको मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के मार्गदर्शन में नवनिर्मित प्रतिमा में आंखों पर पट्टी नहीं है और तलवार की जगह हाथ में संविधान ले लिया है। अब ये जो मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा है वो मुख्य परिवर्तन किए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वो जो नई मूर्ति है उसमें कोई पट्टी नहीं है। पहले न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बांधे दिखाया जाता था, जो कानून के समक्ष निष्पक्षता और समानता का प्रतीक था। अब नई प्रतिमा में न्याय की देवी की आंखें खुली होंगी, जो दर्शाती है कि भारत में न्याय अंधा नहीं है बल्कि जागरूक, सचेत और सहानुभूति पूर्ण है। इसके अलावा तलवार की जगह पर संविधान रखा गया है। तलवार जो शक्ति और दंड का प्रतीक थी, इसके स्थान पर भारतीय संविधान ने जगह ले लिया और यह बताता है कि न्याय संविधान के सिद्धांतों के अनुसार दिया जाता है, न कि हिंसा और प्रतिरोध के माध्यम से। जबकि तराजू को बरकरार रखा गया है। तराजू जो निष्पक्षता और संतुलन का प्रतीक है, इसे बरकरार रखा गया है।
और यह न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि निर्णय देने से पहले सभी पक्षों का न्याय संगत तरीके से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें पहले जो मूर्ति होती थी न्याय की देवी में, पहले आंखों पर पट्टी होती थी, अब आंखों पर पट्टी नहीं है। पहले हाथ में तलवार होता था, अब तलवार की जगह पे संविधान का किताब रख दिया गया है और तराजू को बरकरार रखा गया है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के 40वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो एनएसजी का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है वो 16 अक्टूबर 2024 को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है एनएसजी कमांडो, इन्हीं का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के 40वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर 2024 को मनाया गया, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी जवानों की बहादुरी और समर्पण की सराहना की। अब एनएसजी की बात हो रही है तो एनएसजी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसे स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य आतंकवादी खतरों से निपटने और स्थितियों को संभालने के लिए एक विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई बनाई गई, जहां अत्यधिक बल की आवश्यकता हो। साथ में इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, जिसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा हर जगह। यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। इसकी जो प्रशिक्षण होती है एनएसजी कर्मियों को सामरिक अभियानों, गुप्त मिशनों और संकट प्रबंधन में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई? तो जो हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन प्रतियोगिता है, यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू की गई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी वहां मौजूद थे। यह खेल प्रतियोगिता 20 अक्टूबर तक चलेगी। इस आयोजन में 29 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश से करीब 3000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो जो हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में नायाब सिंह सैनी द्वारा शपथ लिया गया। ये है नायाब सिंह सैनी, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा संचालित पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ दिलवाया गया, जिसमें 13 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिया। इसमें अनिल विज हो गए, कृष्णलाल पवार और विपुल गोयल जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। अच्छा, जो हरियाणा में चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट क्या रहा? तो बीजेपी ने 48 सीटें जीती, कांग्रेस ने 37 सीटें जीती, इंडिया लोक दल ने 2 सीटें जीती, जबकि जो इंडिपेंडेंट थे वो 3 सीटें जीतने में कामयाब हुए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि जीएचआई 2024 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 प्रकाशित हुआ है उसमें भारत को गंभीर श्रेणी यानी कि सीरियस कंडीशन में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। जारीकर्ता हो गए आयरिश मानवीय संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन एंड एजेंसी वेल्थ हंगर हिल। भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। भारत के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 41 अन्य देशों को सीरियस श्रेणी में रखा गया है, यानी कि गंभीर श्रेणी में रखा गया है। हालांकि जो भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है वो 2000 से कम हो गया, लेकिन बाल दुबलेपन और बाल ठिकरेपन का स्तर अभी तक अभी भी बहुत अधिक है। इसके अलावा माताओं में कुपोषण की स्थिति हो गई। भारत में बच्चों को कुपोषित बनाए रखती है, इससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कुपोषण का दर बढ़ता जाता है। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो यह वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी को मापने एवं ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया एक टूल है। प्रत्येक देश के जीएचआई स्कोर की गणना एक फार्मूले के द्वारा के आधार पर की जाती है। इस फार्मूले में
4 संकेतक शामिल हैं, जिसमें पहला हो गया अल्प पोषण, कम कैलोरी का सेवन किया जाता है। दूसरा हो गया बाल ठिगनापन, जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के ठिगने बच्चे आते हैं। जबकि तीसरा है बाल दुबलापन, 5 वर्ष से कम आयु में लंबाई की तुलना में कम वजन वाले बच्चे आते हैं। जबकि चौथा हो गया बाल मृत्यु दर, वे बच्चे जो 5 वर्ष की उम्र होने से पहले मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा अभिनव परियोजना की दिशा निर्देश अधिसूचित किया गया है? तो जो हाल ही में अभिनव परियोजना जो है वो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अभिनव परियोजनाओं यानी कि इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए परिचालन संबंधी दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य जो है रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, व्यवसाय मॉडल और एकीकरण तकनीकों में प्रगति को प्रोत्साहित करना है। अब अभिनव परियोजना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य नई अवधारणाओं के विकास में स्टार्टअप संस्थानों और उद्योगों का समर्थन करना है। साथ ही इन अवधारणाओं में ब्लॉकचेन आधारित पीयर टू पीयर सोलर ट्रेनिंग जैसे नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना की अवधि जो है अधिकतम 18 महीने होगी। वित्त पोषण रूफ टॉप सोलर तकनीक में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए 5,500 करोड़ रुपए देगी। हाल ही में वुमेन्स T20 में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा कहाँ के हैं? तो ये भारत के हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ये है शेफाली वर्मा। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो शेफाली वर्मा T20 में 2000 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। शेफाली वर्मा जो महज 20 साल और 255 दिन की है। यह रिकॉर्ड पहले आयरलैंड गैबी लुइस के नाम दर्ज था। गैबी लुइस ने T20 में 2000 रन बनाने में 23 साल और 35 दिन लिए थे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा खतरनाक तूफान मिल्टन किस देश से टकराया है? तो जो खतरनाक तूफान मिल्टन है वो अमेरिका के शहर फ्लोरिडा से टकराया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो सदी का सबसे खतरनाक तूफान हरिकेन मिल्टन अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सिएस्टा की शहर के तट से टकरा गया है, जिसमें फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में पिछले 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा बारिश हुई है। यह तूफान फ्लोरिडा से टकराने वाला इस साल का तीसरा सबसे बड़ा तूफान है। हरिकेन की वजह से फ्लोरिडा में कई शहरों में 193 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। तो फ्रेंड्स, आज 18 अक्टूबर 2024 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स थे आज हमने इस टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश की। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।